हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वितेश अग्रवाल है और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमने क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर फर्स्ट से जो हमारा नया बैच है 2022-23 उसका लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है आरबीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम सीबीएसई और आरबीएससी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी की बुक्स में भी जो भी टॉपिक्स है वो सारे हम कवर करेंगे। वैसे तो ये सीरीज हमने पहले ही शुरू कर दी और इसके करीबन 3-4 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नॉइज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेन जो हमारी सीरीज है वो यहाँ से शुरू होगी। फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अब नॉइज की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर ली है और आगे भी कर ली जाएगी। तो इससे पहले जो मेन चीज थी वो आपको मैं बेसिक थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देता हूँ, फिर हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं जो मैं आपको छोटी छोटी सी है वो बता देता हूँ, और जिन्होंने पहले के वीडियोस देख रखे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट का, ठीक है। तो एक चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है उस टाइम हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए यहाँ पे और एक और चीज है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको Q से डिनोट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज ए intrinsic property of elementary particle of matter which give rise forces between various objects, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि ये उसमें सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जो उसमें पहले से ही एग्जिस्ट करती है। किसमें एग्जिस्ट करती है? एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। देखो कोई भी जो मैटर होता है उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये काफी सारे एटम से, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन सबसे छोटा उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की, जो क्या होता है? जो गिव राइज फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, जो क्या करते हैं? वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्सेस राइज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हमें एक और डेफिनेशन कई जगह देखने को मिलती है, जो क्या है? इट इज ए एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए ये डेफिनेशन कहां से आई? ये डेफिनेशन आई है हमारे पास Q = any एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या है? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम इसी में ही देखेंगे। देखो E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, इसकी वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। तो ये तो हो गई ई की वैल्यू। एन क्या है? एन क्या है? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ये हमने पढ़ा होगा n इज इक्वल टू 1 2 3 मैथ्स में, ये इंटीजर नंबर है। और q क्या है? यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, q क्या है? चार्ज। तो देखो अब जो चार्ज है वहां से देखते हैं कि ये क्या है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन, और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे, ये दो ऑब्जेक्ट है, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे 100 और इस पे 50 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें तो क्या हो गई? एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है, और इसमें क्या हो गई? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कंपेयर में इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें कम है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, और ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। अगर इसमें डायरेक्शन होती और वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या ऐसे होता है? वो पॉजिटिव होता है। और जो बल्क मैटर्स होते हैं, मतलब जो बड़े मैटर्स होते हैं, जैसे कि ये एक मार्कर है, ये बोर्ड है, वॉल्स है, जो भी चीजें हैं वो बल्क मैटर है, उनमें क्या होता है? उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, कि उनमें कोई चार्ज नहीं होता जनरली, और वो क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज रह गई? देखो बेसिक चीज ये आ गई। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक charges are two types. फर्स्ट कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। ये पहले भी हमने 10th क्लास में, उससे पहले भी पढ़ा था। अब देखो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या बताया? अगर हम एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से हम रब करेंगे, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से हम क्या करेंगे? रब करेंगे, तो सिल्क जो ग्लास रोड पर है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सिल्क पे क्या आ जाएगा? ओ सॉरी, ग्लास रोड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोल दिया कि जो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हम एक प्लास्टिक की रोड को या एबोनाइट की रोड को वुल या फर से, जो ऊन आता है, ठीक है, वुल या फर से अगर प्लास्टिक की रोड को रब करेंगे तो जो प्लास्टिक की रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लास्टिक रोड। और सेम जो जैसे इसको हम ग्लास रोड को सिल्क से हमने क्या किया? रब किया, तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। वैसे ही हमने प्लास्टिक रोड को किससे रब किया? वुल से रब किया, तो प्लास्टिक रोड पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सिमिलरली क्या होगा कि जो हमारा वुल है उस पर कैसा चार्ज चल जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब एक और चीज है जो मैं छोटी सी बता देता हूं, जो हमने पहले भी पढ़ रखी होगी, कि सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? यहाँ पे मैं बता देता हूं, वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर एंड opposite charges repel, similar charges repels each other, ठीक है। जो सिमिलर चार्ज होंगे वो रिपल्स करेंगे एंड अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपल करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। ऑपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन चीज है हमने पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखी थी, पर बेसिक चीज ये है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब हम चलेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो चाहे सीबीएसई ने इस साल हटा के दिए, वो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं अगर है, पहले भी थे, तो कहीं ना कहीं हमारे आगे फ्यूचर में काम तो आएंगे। हम जो हायर स्टडीज करेंगे उनमें काम तो आएंगे, तो हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स में है। साथ में हम सारे न्यूमेरिकल्स जितने पॉसिबल हो सके उतने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ताकि किसी भी तरह के किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आए। और मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है और वीकर स्टूडेंट है उसको भी एक फिजिक्स का बेसिक पूरा समझ में आए, जिससे वो फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ सके और अपनी डेली लाइफ से अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कूलॉम्स लॉ किसने दिया था, ये दिया था 1775 में फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, ठीक है। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1717 में कूलॉम्स लॉ दिया, जो इनके नाम से ही जाना जाता है। अब कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ में क्या किया, इन्होंने दो स्टेशनरी क्या किए, चार्जेस दिए और उनके ऊपर जो फोर्स है वो मेजर किया। किससे मेजर किया, टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस एक डिवाइस होती है, डिवाइस is used for measure force, ठीक है। टॉर्जन बैलेंस मशीन क्या करती है, जो फोर्सेस को मेजर करने के लिए यूज इन्होंने किया टॉर्जन बैलेंस मशीन को। तो वहां से इन्होंने क्या किया कि जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वहां से उसके एनालॉगी इलेक्ट्रिक एनालॉगी होता है। ये देखिए मैं समझा कि ये जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनालॉगी है, इलेक्ट्रिक एनालॉगी ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये एनालॉगी का क्या मतलब है, एनालॉगी का मतलब है कि जस्ट उसके सिमिलर है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी था वैसे ही इन्होंने फाइंड किया कि ये कूलम्ब्स लॉ भी इसका एनालॉजी है, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा था 11th क्लास में, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिमिलर है और बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा था, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो मासेस है उनके मैग्नीट्यूड के, उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और जो उन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, उसके इनवर्स स्क्वायर के, उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब सेम चीज ये क्या कूलम्ब्स ने चार्जेस के लिए बताई। और जो चार्जेस के लिए कि पहली चीज हमें क्या देखनी है कि कूलम्ब्स लॉ is only valid for stationary, only valid for point charges, ठीक है। कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। अब ये क्या होता है, देखो इसकी ही एनालॉजी है कूलम्ब्स लॉ। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, इसमें होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो चीजें सिमिलर दिखी, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसकी जगह ये दूसरा कांस्टेंट आ गया, m1 की जगह q1, यहाँ पे मास था यहाँ पे चार्ज आ गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे, m2 की जगह q2 आ गया, और ये दो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी तो ये क्या आ गया, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आ गया। अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला, इसका स्टेटमेंट क्या है, वो चीजें हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस किसे बोलते हैं, तो हमने 11th क्लास में देखा होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कई बार वर्ड यूज करते थे। तो सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे पॉइंट चार्ज मतलब कि अगर दो चार्जेस है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी जो साइज है, इन चार्जेस की जो साइज है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है उन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, तो इस जो साइज है, इनकी जो साइज है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो ये एक तरह से इसकी जो डिस्टेंस है उसके अप्रोक्सीमेट में ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें, यहाँ पे जो 11th में हमने पढ़ा था, 11th में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे 11th में हमने पढ़ा था, 11th में क्या पढ़ा था हमने कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे बोलते थे, मान लीजिए ट्रेन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस बोर्ड के एंड तक जा रही है, मतलब हम कश्मीर से शुरू किए और कन्याकुमारी तक गए, और डिस्टेंस मान लेते हैं 3000 किलोमीटर है, और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर। तो 3000 किलोमीटर के कंपैरिजन में जो 300 मीटर है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम जो ट्रेन जा रही है उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और इनके कंपैरिजन में जो चार्ज है उनकी जो साइज छोटी है, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे देखिए, आगे हम यहाँ से देखते हैं कि स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया। तो यहाँ से स्टेटमेंट दिया, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर हम पूरी डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, so Coulomb's law state that the force of repulsion and attraction, force of attraction or repulsion between two stationary charges, two stationary point charges is, आगे क्या बताया उन्होंने, is directly proportional to जो force of repulsion और attraction between two point charges। देखो पहले इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ।
दो हमने पॉइंट चार्जेस ले लिए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, और ये के बीच की डिस्टेंस हो गई r, ये हो गया q1, ये हो गया q2। आप समझिए दो चीज इन्होंने बताई। स्टेटमेंट में क्या दिया कि फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज, the force is directly proportional to magnitude, product of magnitude of both charges, product of magnitude of both charges। and second चीज क्या बताई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस r है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये इसमें स्टेटमेंट में बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस and force is inversely proportional to the square of distance between 2 point charges। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब यहाँ से हम क्या चीज देख सकते हैं कि F is proportional to Q1 upon Q2, sorry Q1 multiply Q2 upon R square। ये चीज यहाँ से हमने फाइंड की। अब देखिए यहां से क्या चीज आती है कि F जो प्रोपोर्शनल जो साइन है हम उसको हटा देंगे, उसकी जगह एक क्या आ जाएगा, स्मॉल के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, एक कहानी हमारी यहाँ पे हो गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये क्या आ गया, ये के क्या है, तो देखो जो स्मॉल के है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, इन चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो नई नई चीज आती रहेंगी तो ध्यान से उनको समझते रहिएगा। ठीक है, फोर्स यहाँ से चार्जेस आ गए, डिस्टेंस आ गई, ये के कांस्टेंट आ गया। अब एक और नई चीज आई है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम देख लेते हैं के की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम में आती है कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। वो किसके इक्वल होती है, 9 × 10⁹ की, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसकी एसआई यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये एसआई यूनिट कैसे आई, तो देखिए ये कैसे है, यहाँ ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चलिए हम इधर देखते हैं कि ये इसकी एसआई यूनिट कैसे है। अब देखो यहाँ से फोर्स जो है, फोर्स यहाँ हमने K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से इस वैल्यू को इधर ले जाओ, F × R स्क्वायर Q1 Q2 के। तो यहाँ से देखो अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ रहा है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और जो डिस्टेंस है r उसकी यूनिट, उसकी ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलम।
ठीक है, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पे मैंने आपको जो भी सारी चीजें बताई अभी इससे पहले, उसमें एक चीज बताना भूल गया कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होती है, वो होती है कूलाम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होती है और उसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है और जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम पर कोई ऐसा यूनिट रखी जाती है तो उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे केल्विन, के बड़ा आता है, एम्पियर ए बड़ा आता है, मास में एन छोटा आता है, क्योंकि केल्विन और एम्पियर साइंटिस्ट के नेम है, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जो मास है, ठीक है, केजी छोटा आता है, मीटर छोटा आता है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नाम नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहां से यूनिट क्या आई, चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम, तो क्या हो गया कूलाम स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू आई न्यूटन, के की जो ऐसा यूनिट है वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये जो यूनिट होती है वो किस में होती है, ये फ्री स्पेस में होती है। अभी ये भी हम समझेंगे ये फ्री स्पेस है, ये वाली चीजें कहां से आ रही, ठीक है, एक एक करके सारी चीज समझेंगे। तो ये क्या होता है, ये फ्री स्पेस में ऐसा यूनिट होती है किसकी, के की। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये वही मीडियम वेयर बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड, कि जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस प्लेस किए हुए हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, ठीक है, कैसे, एप्सिलॉन नॉट इधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 पाई के। और अगर न्यूमेरिकल में कई बार या हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं याद रहती तो के की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 into 10⁻⁻12। और इससे उल्टी कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये इसकी ऐसा यूनिट है, इसकी ऐसा यूनिट है, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है जो क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। ये कैसे आई, यहीं से देख लो, ए की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट में इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो ये सारी चीजें उल्टी इनवर्स हो जाएंगी। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला गया और न्यूटन पर स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज देख ली। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम स्क्वायर वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में और भी चीजें हम जानेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप पीछे के वीडियोस आप देखना चाहते हैं डिटेल्स को देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज का इशू है, पर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। और वैसे भी उसमें थ्योरी वाला ज़्यादा है, अगर आप बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। पीछे वाले जो चैप्टर्स थे उनकी मेन जो लेक्चर्स थे उनकी मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए, डेली जो वीडियोस आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच।